रहे हैं तो उन्हें एक कंप्लीट टच मिले प्रीवियस लेक्चर टू लास्ट लेक्चर, राइट। सो नाउ इन दिस लेक्चर जो हम बात करेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता क्या है, व्हाट इज बैंडविड्थ, व्हाट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म्स हैं जो अगर आपको याद हो आपने ऑप-एम्प के केस में भी देखी थी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब हमने वहां फिल्टर्स किए थे, वही सेम चीज यहाँ पे हम दोबारा देखने वाले हैं बट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। सो सबसे पहले बात होती है गेन की। व्हाट इज गेन? तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज गेन, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इज कॉल्ड सिंपली वोल्टेज गेन। अगर मैं बोलता हूं आउटपुट बाय इनपुट ऑफ एन एम्पलीफायर तो दैट इज कॉल्ड सिंपली गेन। बट गेन कौन सा है? करंट गेन है, वोल्टेज गेन है। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए वी। ए इज स्टैंडर्ड फॉर गेन और क्योंकि मैंने यहाँ पे सफिक्स में वी लगाया तो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था करंट गेन, दैट इज सिंपली आई नॉट बाय आई आई और यू कैन से I2 बाय I1, दैट इज कॉल्ड करंट गेन। सो नाउ इस गेन को हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करते हैं तो गेन इज कन्वर्टेड इनटू डेसिबल फॉर्म बिकॉज जो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए हम अपने गेन को लॉगरिथम यानी कि डेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाउ यू विल कन्वर्ट गेन इन डेसिबल? दैट इज डायरेक्टली टेकन बाय द 20 log base 10 ऑफ दैट पर्टिकुलर गेन वैल्यू। तो इस तरह से आप अपने गेन को डेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे बिकॉज इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज गेन इन डेसिबल विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। एक एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी है और एक एक्सिस पे आपका गेन है, तो दैट पर्टिकुलर रिस्पांस, दैट पर्टिकुलर ग्राफ बिटवीन योर गेन इन डेसिबल एंड योर फ्रीक्वेंसी एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसी चीज को अगर आपने शायद कहीं पढ़ा हो या कहीं और भी देखें तो हम इसी को एज अ पार्ट ऑफ बॉड प्लॉट भी बोलते हैं। बॉड प्लॉट भी यही चीज है बट उसके अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में दो चीजें आती हैं, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो कवर होता है बॉड प्लॉट के अंदर, राइट। बट यहां पे केवल हम गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो दैट इज सिंपली कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इस रिस्पांस के अंदर इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने पहले भी किया था लो पास फिल्टर रिस्पांस, हाई पास फिल्टर रिस्पांस, बैंड पास रिस्पांस। तो एक तरह से अगर आप इस रिस्पांस को देखो तो ये मुझे बैंड पास की याद दिला रहा है, जो बैंड पास फिल्टर में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा रिस्पांस जिसमें कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बीच की रेंज पास ऑन हो रही है और बाकी ना उससे पहले ना उसके आगे। तो अगर मैं आइडियल रिस्पांस की बात करूं तो आइडियल रिस्पांस इज बेसिकली लुक लाइक दिस, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इन विच योर गेन इज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। बट एक्चुअली प्रैक्टिकल जो हमारे एम्पलीफायर्स हैं, जो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमने अब तक देखा है, उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उनमें हम कनेक्शन के लिए कपलिंग डिवाइसेस यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड कैपेसिटर। नाउ इफ यू रिमेंबर अभी तक हमने अपनी एनालिसिस चाहे वो डीसी है या वो एसी है उसमें अभी तक इन कैपेसिटर का कोई यूज नहीं किया है। अभी तक कैपेसिटर क्या होते आ रहे हैं? शॉर्ट सर्किट। बट नाउ इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आई विल यूज दिस कैपेसिटर इन योर कैलकुलेशन बिकॉज इन कैपेसिटर की वजह से ही ये जो आप लोअर साइड में गेन देख रहे हो ये डिक्रीज करता है और हायर साइड में भी जो गेन आप देख रहे हो ये डिक्रीज करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कपलिंग कैपेसिटर और यू कैन से स्ट्रेट पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी होता है, इंटरनल कैपेसिटेंस जिसे हम बोलते हैं, उस वजह से भी यहाँ पे गेन डिक्रीमेंट आता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस का इफेक्ट लेने वाले हैं, राइट। सो नाउ इफ यू रिमेंबर मैं बात कर रहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले बैंड पास फिल्टर की। तो इफ यू रिमेंबर बैंड पास यानी कि एक पर्टिकुलर बैंड को जो पास करे, राइट। तो यहां पे अगर हम इस रिस्पांस को देख रहे हैं तो ये जो रीजन है जिसे हमने यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड लो फ्रीक्वेंसी रीजन, वन इज कॉल्ड हायर फ्रीक्वेंसी रीजन एंड वन इज कॉल्ड मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। तो मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में आपका गेन जो है वो कांस्टेंट है, वहीं पे लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारा गेन जो है वो डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कैपेसिटर्स वैल्यू, राइट। अब अगर हम एक बात करें व्हाट इज बैंडविड्थ, तो यहां पे एक टर्म आपकी बैंडविड्थ भी है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। तो इफ यू रिमेंबर हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो फ्रीक्वेंसी मतलब जहां पे फ्रीक्वेंसी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे गेन वैल्यू जो है वो उसका 1/√2 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इफ यू रिमेंबर AF/√2 हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पे 1/√2 को मैंने आपको बताया था दैट इज 0.707। तो पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन बिकम्स
what the gain becomes 70.7% of the maximum gain is called the cutoff frequency. अब अगर मैं लोअर की बात कर रहा हूं तो लोअर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और अगर आप हायर कट ऑफ की बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड हायर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल वेयर द गेन बिकम्स 70.7% ऑफ द मैक्सिमम गेन. यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर दो ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं जहां पे मेरा गेन 0.707 के इक्वल हो जाता है ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी 70.7% के इक्वल हो जाता है ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर वो लोअर साइड पे है तो दैट इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ, दैट इज एफएल, और अगर वो हायर साइड पे है दैट इज कॉल्ड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट. और इन्हीं दोनों के बीच की रेंज को हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ. इफ यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ, आप कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम गेन वैल्यू. यानी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आपके गेन की वैल्यू 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, उस पर्टिकुलर रेंज को मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर्टिकुलर रेंज को मैं बोल रहा हूं बैंडविड्थ. दैट इज नथिंग बट हायर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ. नाउ व्हाई आई नीड ऑल दिस, क्योंकि यहां मुझे ड्राइव करना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर एम्पलीफायर, तो ये सब चीजें बार बार आपके आएंगी, लोअर कट ऑफ, हायर कट ऑफ. दैट्स व्हाई आई गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक. Now come to the main topic, that is called low frequency response of common emitter amplifier. And if you remember, ये कौन सी टाइप की बासिंग है, जी हाँ, this is voltage divider, basically voltage divider bars common emitter amplifier configuration. So same वही सर्किट है, this is R1, this is R2, this is RC, this is RE, all the capacitors are there जो कि हमारे कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, इनपुट सोर्स है, इनपुट रजिस्टर है, that is RS, और यहाँ पे लोड रजिस्टर भी अवेलेबल है. तो इन पूरे सर्किट के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख दी है, सो डैट हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. सो डैट अगर आपको आता है ड्राइव द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या समथिंग क्वेश्चन या इसी टाइप का यही सर्किट आपके पेपर मोड के आ जाओ, बोले इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कीजिए, सो आप इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर पाए, राइट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर अगर आप इस पूरे सर्किट को देखेंगे तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज कॉल्ड द इनपुट आरसी नेटवर्क, वन इज कॉल्ड आउटपुट साइड आरसी नेटवर्क, एंड वन इज कॉल्ड द बाईपास नेटवर्क. बाईपास मींस एमिटर रजिस्टर साइड, राइट. जैसे कि तीन कैपेसिटर हैं, उसी सेम फॉर्मेट पे C1 इज यूज्ड फॉर इनपुट साइड, C2 इज यूज्ड फॉर आउटपुट साइड, एंड CU इज यूज्ड फॉर बाईपास साइड. जैसे हमने तीन रीजन पढ़े हैं अभी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, ये उसी चीज को शो करेंगे, राइट. सो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज इनपुट आरसी नेटवर्क, और मुझे इन सभी नेटवर्क में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव करनी है. एंड इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था 1/2πRC, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं. वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के FC ऑफ इनपुट साइड हम क्या लिख रहे हैं, 1/2π, दिस इज द इक्विवेलेंट R ऑफ द इनपुट साइड. अब ये कहां से आया, इसको अगर याद रखना है तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि अगर आप इसको स्मॉल सिग्नल में देखेंगे, अगर आपने स्मॉल सिग्नल पढ़ा है, स्मॉल सिग्नल में आप देखेंगे और इसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट बनाएं तो यहाँ पे RS भी आता है, राइट. उसके बाद हम इसकी डिजिटल सप्लाई को 0 कर देते हैं तो R1 R2 क्या हो जाता है, R1 R2 पैरेलल हो जाता है. उसके बाद यहाँ पे एक हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था एक HIE होता है, राइट. तो दैट इज द इंटरनल रजिस्टर, दैट इज द स्मॉल सिग्नल पार्ट ऑफ योर BJT. तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहां से आपको याद आ जाएगा कि इक्विवेलेंट R ऑफ द इनपुट साइड मेरा क्या बनेगा, दिस RS प्लस विद R1 पैरेलल R2 पैरेलल विद HIE. तो यहां पे कोई डेरिवेशन नहीं है, यहां पे आप डायरेक्टली जो टेबल अब तक आप बनाते आ रहे हो उसी टेबल में एक फॉर्मूला इंसर्ट कर दीजिए कि अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में व्हाट इज द इनपुट नेटवर्क FC. इनपुट नेटवर्क FC यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय 1/2πRC वेयर R इज RS प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस इस का इनपुट इंपेडेंस यानी कि HIE. सो HIE के साथ ये पैरेलल हो गया, तो RS प्लस R1 पैरेलल R2 पैरेलल HIE मल्टीप्लाई बाय C. C इज व्हाट, C इज C1. उसके बाद केवल मुझे वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ FC दैट इज 930 हर्ट्ज. ओके. सिमिलर फेज में हम इसका आउटपुट आरसी नेटवर्क की बात करते हैं. तो अब अगर मैं आउटपुट साइड पे जाऊं तो आउटपुट साइड पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आउटपुट साइड पे रेजिस्टेंस हो जाएगा RC प्लस RL. अगर आप देखेंगे RC और लोड रजिस्टर RL, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/2πRC सेम फॉर्मूला, और आउटपुट साइड पे जो है दिस इज RC प्लस RL, RC प्लस RL इनटू कैपेसिटर कौन सा है, कैपेसिटर है C2. वैल्यू पुट कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ FC आउटपुट दैट इज इक्वल टू 130.52 हर्ट्ज. मैंने सारी वैल्यूज यहां पे रख रखी हैं सो दैट आप इजीली कैलकुलेशन कर सकें. बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कैलकुलेशन
पढ़ते वक्त जरूर करनी चाहिए, या अपने आप से जब भी आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार कैलकुलेशन जरूर कीजिए, सो दैट आपको एग्जाम टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप केवल सिंपली रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हमने इनपुट नेटवर्क ड्राइव कर लिया, हमने आउटपुट नेटवर्क ड्राइव कर लिया। नाउ वी कम्स टू द बाईपास नेटवर्क। तो बाईपास नेटवर्क इज फॉर्म बाय दिस बाईपास कैपेसिटर जो एमीटर के अक्रॉस लगता है, राइट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आर कौन है, यहाँ पे इक्विवेलेंट आर है दिस आरटीएच। आरटीएच इज व्हाट, R1 पैरेलल टू R2 एंड पैरेलल विद RS। इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा RTH, और इस RTH के साथ प्लस HIE डिवाइडेड बाय बीटा पैरेलल विद RE। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। इसने मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है आपको, बट आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी, इन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो बाईपास नेटवर्क, व्हाट इज द इक्विवेलेंट आर, इक्विवेलेंट आर आपके सामने, इक्विवेलेंट आर की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है, एंड देन वी कैलकुलेट द एफसी बाईपास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू। सो तीनों कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। देन वी कैन सिंपली ड्रॉ दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ योर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। व्हाट इज दैट, एक साइड हमने ले लिया गेन इन डेसिबल, एक साइड हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी 930 हर्ट्ज, सो दिस इज द 930 हर्ट्ज। यहां से हमारा गेन डिक्रीज कर रहा है बिकॉज यू आर मेकिंग व्हाट, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में मैंने पहले दिखाया था लोअर साइड आपका गेन डिक्रीज करता है, तो यहाँ ये पहली फ्रीक्वेंसी है जहां से गेन डिक्रीज होना शुरू हुआ। उसके बाद आपकी मिड फ्रीक्वेंसी आई बाईपास फ्रीक्वेंसी, जहां के बाद गेन 40 dB पर डिकेड के हिसाब से डिक्रीज होता है, एंड उसके बाद आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद आपका गेन और तेजी से यानी स्लोप आपका और बढ़ जाता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्लोप। दिस 20 dB पर डिकेड का मतलब होता है कि 20 dB गेन माइनस होगा, 20 dB गेन डिक्रीज हो जाएगा ओवर अ पर्टिकुलर डिकेड। डिकेड इज ऑफ 1000 हर्ट्ज, डिकेड इज ऑफ 1000 हर्ट्ज, कि एक पर्टिकुलर 1000 हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उस केस में आपका स्लोप जो है वो मैग्नीट्यूड 20 dB डाउन हो जाएगा, राइट। सो यहां फिलहाल डीबी की कैलकुलेशन नहीं है, डिकेड की कैलकुलेशन नहीं है, बट केवल इतना सा है कि आपको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर याद रखना पड़ेगा, सर्किट याद रखना पड़ेगा। उसी बेस पे फॉर्मूले केवल 1/2 RC से कैलकुलेट हुआ है, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द इक्विवेलेंट आर ऑफ अ पर्टिकुलर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे कॉमन एमिटर है तो उसके लिए पर्टिकुलर आर की वैल्यू क्या है। सो आफ्टर दिस जब आप तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आप सिंपली अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के बाद आप ये समझ जाएंगे बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लिया है। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो कि एक FET बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पे हम बात करेंगे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। एक हमने BJT बेस कर लिया है, नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं FET कॉन्फ़िगरेशन। तो FET कॉन्फ़िगरेशन जो मोस्टली यूज होती है दैट इज योर कॉमन सोर्स, तो हम यहाँ पे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए ही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्राइव करेंगे। और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में जो हम देखेंगे दैट इज इनपुट RC नेटवर्क, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड आउटपुट RC नेटवर्क, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। सो फर्स्ट वन वही सेम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सेम चीज होती है, आइडियल केस में फ्लैट होता है, बट प्रैक्टिकल केस में वी गॉट सम लोअर एंड हायर कट ऑफ रीजन में हमारा जो गेन होता है वो डिक्रीज करता है, राउंड करता है, बिकॉज ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटेंस। और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारा गेन रहता है कांस्टेंट। तो यहां हम जो देख रहे हैं दैट इज अवर लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मींस हम इस रीजन को स्टडी कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कैपेसिटर की वजह से किस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, किस फ्रीक्वेंसी में गेन किस तरह से चेंज होता है, राइट। नाउ लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिस इज कॉमन सोर्स सर्किट, जो मैंने यहाँ पे कॉमन सोर्स सर्किट लिया है, दिस इज सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड है, कोई यहाँ पे CE रेजिस्टेंस के साथ मतलब RS रेजिस्टेंस के साथ सोर्स के साथ कोई कैपेसिटर नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे कोई मिड रीजन हम कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज देयर इज नो बाईपास नेटवर्क। The first we will calculate the input RC network and the second we will calculate the output RC network जो कि आपका RD और RL के बेस पे बनेगा,
राइट तो जैसा कि फर्स्ट हमने देखा था कि इनपुट आरसी नेटवर्क फॉर्मूला किस पे बेस्ड होता है, दैट इज 1/2 पाई आरसी। तो वी वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पे पुट करना है और क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो इस नेटवर्क में लगने वाली है। तो अगर मैं इनपुट साइड की बात करूं तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस यूज, कैपेसिटेंस यूज इज C1, राइट। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट R, तो अगर आप इनपुट साइड पे देखेंगे तो इक्विवेलेंट R क्या है, दिस RG पैरेलल विद यहां पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज VGS डिवाइड बाय IDSS जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, या VGS डिवाइड बाय IG जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। तो यहाँ पे IG भी गिवन हो सकता है, ID भी गिवन हो सकता है, दोनों को आप सेम मान सकते हैं। तो VG डिवाइड बाय IG दैट्स गिव्स यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर गेट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर FET। तो यहाँ पे जो इनपुट इक्विवेलेंट आएगा, जो इनपुट रेजिस्टेंस आएगा RN की वैल्यू जो आपको यहाँ पे लेनी है, दैट इज गेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद VGS डिवाइड बाय IDSS जो भी यहाँ पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी है उसे आप वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट R इनपुट, और R इनपुट को जैसे यहाँ पे पुट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ RC नेटवर्क, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम किसकी कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट आरसी नेटवर्क की। तो आउटपुट आरसी नेटवर्क दैट इज अगेन बाय द सेम फॉर्मूला 1/2 पाई आरसी, और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो वहां पे इक्विवेलेंट आर क्या होता है, इक्विवेलेंट आर होता है RD प्लस RL। तो सेम काम यहाँ पे RD प्लस RL लिखा हुआ है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ योर आउटपुट साइड, एंड FC इज इक्वल टू 1/2 पाई RD प्लस RL इंटू CD। बाकी वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके यू विल गेट द value of the output RC network cutoff frequency, right? और जब आपकी दोनों फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी तो द लास्ट स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ लोअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैंने जैसा कि पहले बोला था, बिकॉज यहाँ पे आपका बाईपास कैपेसिटर नहीं है, RS नहीं लगा हुआ सर्किट के अंदर, यहाँ पे कोई RS नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई बाईपास नेटवर्क नहीं है। तो अगर कोई पिछले लेक्चर से कंपेयर करे कि कॉमन एमिटर में हमने मिड फ्रीक्वेंसी रेंज यानी बाईपास नेटवर्क भी ड्राइव किया था, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई भी कैपेसिटर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सोर्स ग्राउंडेड है, राइट। तो मेरे पास दो ही फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 6.57 है, तो दिस इज द 6.57 फ्रीक्वेंसी जहां से आपका गेन 20 dB पर डिकेड से डिके हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी 3.18 हर्ट्ज, तो यहाँ पे फिर से आपका गेन और तेजी से डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप उसका और बढ़ गया है। सो दिस इज द लोअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू। From this lecture we will start high frequency response. We will talk about high frequency response, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो देखेंगे व्हाट इज मिलर्स थ्योरम, मिलर्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया जाता है, जिससे हम अपना हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। सो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए वी रिक्वायर्ड मिलर्स थ्योरम। तो व्हाट इज दैट मिलर्स थ्योरम, मिलर्स थ्योरम कहता है कि सपोज आपका ये ट्रांजिस्टर है, जिस ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। हम बेस और एमिटर टर्मिनल पे तो जो भी हमारी वोल्टेज या कैपेसिटेंस है उसे काउंट कर लेते हैं, बट हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर इस बेस और कलेक्टर, या अगर मैं बात करूं इफ दिस इज FET देन दिस इज योर गेट एंड दिस इज योर ड्रेन। तो बेस और गेट हो या आपका आउटपुट हो कलेक्टर और ड्रेन इन केस ऑफ FET, सो इट इज नेसेसरी टू स्प्लिट द कैपेसिटेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। मींस हमें ये जो एक कैपेसिटेंस है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जनरेट होता है बेसिकली इन दोनों टर्मिनल के बीच में भी एक इंटरनल कैपेसिटेंस, उसको हमें हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में काउंट अप करना होता है, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक कैपेसिटेंस, राइट। अब इस कैपेसिटेंस को मिलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कैसे अचीव करते हैं, वही यहाँ पे इस इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाया गया है कि मिलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो आपका कैपेसिटेंस है दिस विल डिवाइड इनटू टू पार्ट। वन इज कॉल्ड द इनपुट साइड यानी कि C इन मिलर बोल देते हैं, C इनपुट साइड, एंड वन इज कॉल्ड C आउटपुट साइड। सो इनपुट साइड में जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस कैपेसिटेंस यानी कि जो भी हमें बेस या कलेक्टर के बीच में दिया गया है या ड्रेन या गेट के बीच में दिया गया है वो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय AV प्लस 1। एंड व्हाट इज दैट AV हम लोग ने पहले ही पढ़ा है, AV इज कॉल्ड द वोल्टेज गेन। तो यहाँ मैं H पैरामीटर वाला वोल्टेज गेन का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, सो दैट वी विल कैलकुलेट फर्स्टली AV, उसके बाद हम ये कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हैं व्हाट इज CF इनटू AV प्लस 1।
सिमिलरली आउटपुट साइड में जो वैल्यू जाएगी दिस इज CF मल्टीप्लाई बाय AV प्लस 1 डिवाइड बाय AV। तो अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करें तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C ऑफ F बिकॉज AV इज मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 1। वोल्टेज गेन हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 1, तो ये पार्ट हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू CF। बट अगर आपसे कहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय मिलर्स थ्योरम, देन यू हैव टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट के बीच में कैपेसिटेंस लगा होता है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इनपुट साइड आउटपुट साइड, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कंसीडर किया जाता है यूजिंग दिस मिलर्स थ्योरम। इसी चीज का यूज हम आगे अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के डेरिवेशन में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। सो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सेम सर्किट है जो अब तक आपने देखा होगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में। वही वोल्टेज डिवाइडर पासिंग यहाँ पे यूज की है, द कैपेसिटेंस C1 एंड C2 दीज आर द कपलिंग कैपेसिटर एंड C इज कॉल्ड द बाईपास कैपेसिटर। सो अब हम बात करने वाले हैं इसके हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की। सो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे जाने से पहले हमें यहाँ पे कंसिडर करने का पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट दैट इज विद यूजिंग मिलर्स थ्योरम। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मिलर्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे आपका V इनपुट एज इट इज है, राइट। देन उसके बाद आपका RS है एज इट इज है। देन यहाँ पे R1 R2 क्या हो जाते हैं, R1 R2 आ जाएंगे आपके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि AC एनालिसिस में VCC क्या हो जाता है 0। देन उसके बाद दिस इज द इनपुट साइड कैपेसिटेंस इफेक्ट जो हमने यहाँ पे बेस और कलेक्टर में जब कैपेसिटेंस दिया जाता है दैट इज द वैल्यू ऑफ CBC, हियर इट इज CBC गिवन। तो यही आपका C इन मिलर है जो कि एज पर मिलर थ्योरम किसके इक्वल होता है, एज पर मिलर थ्योरम इक्वल हो जाएगा CBC AV प्लस 1, जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि दैट इज इक्वल टू CF AV प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिकम CBC AV प्लस 1। उसके बाद सेकंड कैपेसिटेंस आपका CBE है दैट इज गिवन इन द कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ, दैट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर। सो CBE इफेक्ट हमें काउंट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट देयर इज अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ पे आउटपुट साइड पे जो आपका कैपेसिटेंस काउंट होगा दैट इज C आउट मिलर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है आपके CF, यानी CF क्या है इसके अंदर, दैट इज CBC। तो CBC जो आपको गिवन है उसी के इक्विवेलेंट हमारा आउटपुट साइड कैपेसिटेंस आएगा। और आउटपुट साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज RC पैरेलल विद RL, राइट। तो ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अगर आपको कॉमन एमिटर लिखने के लिए आया तो फर्स्टली आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इस इक्विवेलेंट सर्किट में आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं व्हाट इज C इन मिलर, मैंने भी आपको बताया दिस फॉर्मूला बिकम्स CBC AV प्लस 1, C आउट मिलर दैट इज CBC AV प्लस 1 डिवाइड बाय AV, जो कि अप्रॉक्सीमेटली CBC के इक्वल होगा। एंड AV दिस इज द वोल्टेज गेन वेयर वी कैलकुलेट वोल्टेज गेन AV इज कैलकुलेटेड बाय द वोल्टेज गेन H पैरामीटर फॉर्मूलास। अगर आप H पैरामीटर के लेक्चर्स को देखेंगे आपने नोट डाउन करे में होंगे फॉर्मूले, सो आप वहां से उस फॉर्मूले को देख सकते हैं। और यहाँ पे HOE इंटू RL मर लेस देन 0.1 कंसिडर होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हाइब्रिड पैरामीटर्स काउंट होते हैं। तो आप आगे लेक्चर्स में देखेंगे, मैं वहां पे आपको पूरी टेबल शो करूंगा कि अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड पैरामीटर जब हम आगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जाएंगे वहां पे भी यूज होंगे। तो ये फॉर्मूला बेसिकली बना वहीं से है, बट एक चीज हमने इसमें नेग्लेक्ट करी है दैट इज HO इंटू RL, जो इस फॉर्मूले में और भी होता है अगर आपने फॉर्मूला मैच करें तो, राइट। सो इस फॉर्मूले से मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा AV दैट इज HFE इज गिवन इनटू योर HFE इज इक्वल टू बीटा होता है। तो दिस इज करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन HFE हमने पढ़ा था। R0 जो होगा इक्विवेलेंट R0 क्या है, दैट इज RC पैरेलल विद RL, तो RC पैरेलल विद RL हो जाएगा आउटपुट साइड रेजिस्टेंस। और इनपुट साइड पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन होगा, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस HIE और R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा इनपुट साइड इक्विवेलेंट काउंट होगा जिससे हम इस AV को कैलकुलेट करेंगे। सो अब सारी वैल्यूज आपके सर्किट में गिवन है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, ये जो पार्ट लेके चल रहा हूँ, इसे न्यूमेरिकली कवर कर रहा हूँ। बिकॉज अगर थ्योरेटिकली भी आता है तो आप इस न्यूमेरिकल के थ्रू ही इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बहुत ईजी लगता है, राइट। तो सारी वैल्यूज सर्किट में अवेलेबल है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज। तो सबसे पहले आपने C इन मिलर की वैल्यू, सबसे पहले AV की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टू कैलकुलेट द C इन C आउट, राइट। तो AV की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी, दिस इज HFE, बीटा की वैल्यू 100 है, RO की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दिस इज 2.2 पैरेलल विद 10K, राइट। एंड RI इज इक्वल टू HIE R1 R2, तो 1.1 68 22 पैरेलल कैसे सॉल्व होता है वो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूं। सॉल्व कीजिए, गेट दिस वैल्यू, एंड वंस वी कैलकुलेट दिस AV देन आई कैलकुलेट दिस C इनपुट एंड C आउटपुट दैट इज इक्वल टू CBC AV प्लस 1। तो CBC इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 4 पिकोफैरेड मल्टीप्लाई बाय दिस गेन वैल्यू, सो आई गॉट दिस वैल्यू। एंड C आउट मिलर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CBC, क्योंकि मैंने बताया था AV आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, ग्रेटर देन 1 है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CBC, तो ये हमारी
हमारी सीबीसी की वैल्यू हो गई। सो इसमें फर्स्ट स्टेप ये बढ़ जाता है कि आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, वहां से सी इनपुट और सी आउट मिलर को कैलकुलेट करना है। अब जब ये पोर्शन आ जाएगा उसके बाद में हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सेम चीज, दैट इज द इनपुट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द इनपुट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, इक्विवेलेंट सर्किट होता है हमारा 1/2 पाई आर सी। तो यहाँ पे मुझे सी का भी इक्विवेलेंट चाहिए और आर की भी इक्विवेलेंट चाहिए कि मुझे वैल्यू क्या पुट करनी है। तो अगर हम अपने उसी सेम सर्किट को लेके यहाँ पे आए जो हमने अब तक देखा है कि दिस इज अवर इक्विवेलेंट सर्किट, तो इस सर्किट के अंदर व्हाट इज द इनपुट साइड रेजिस्टेंस, दिस इज आर एस पैरेलल विद R1 R2 पैरेलल विद HIE जो यहाँ पे होता है। सो दिस इज द इनपुट साइड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस पैरेलल विद R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद HIE। ऑल द वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, उसके बाद हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। Similarly, what is C? If you remember low frequency response, वहां पे C के अंदर केवल और केवल क्या काउंट होता था, C1 काउंट होता था या C2 काउंट होता था आउटपुट के केस में। बट यहाँ पे C कौन होगा, यहाँ पे C होगा इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए कि दिस इज C इन मिलर और इसके साथ पैरेलल में लगा है CBE। तो इफ यू रिमेंबर जब दो कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है, जी हाँ, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस के अपोजिट वर्क करता है। अगर मैं सीरीज ऑफ पैरेलल की बात करूं तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होगा दैट इज सिंपली एडिशन ऑफ these two, that is CBE plus C in Miller। all values हमारे पास कैलकुलेटेड हैं, केवल वैल्यूज को पुट करना है, you will get the value of input critical frequency या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, right? that is input side। Now similarly आउटपुट साइड, तो आउटपुट साइड के लिए क्या होगा, दिस इज 1/2 पाई आर सी। अब आउटपुट साइड में कौन है, अगर आप इस सर्किट में देखोगे सो इसमें आउटपुट साइड कौन कैपेसिटेंस है, दिस इज सी आउट मिलर, और आउटपुट साइड पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज आर सी पैरेलल विद RL, राइट। तो केवल ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, आर की जगह आर सी पैरेलल RL, सी आउट की जगह सी की जगह सी आउट मिलर। ये वैल्यूज आपने पुट की, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और इसी के साथ आप इन दोनों फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए आउटपुट साइड का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं कि दैट इज माई इनपुट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब FC, दैट इज फर्स्ट कट ऑफ इनपुट साइड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद गेन -20 dB से डिक्रीज हुआ, देन उसके बाद 22.1 मेगाहर्ट्ज, आफ्टर दैट द गेन विल डिक्रीज बाय -40 dB पर डिकेड। मतलब गेन हमेशा फ्रीक्वेंसी के बाद -20 dB के डिकेड में इंक्रीज हो जाता है, स्लोप इंक्रीज हो जाता है, गेन और तेजी से डिक्रीज करता है, राइट। सो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। मैं फिर यहां पे कहूंगा टॉपिक्स बहुत ऐसे हैं कि एकदम थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें न्यूमेरिकल्स के साथ लिया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है या तो आपसे क्लियरली पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, यू विल टेक दिस टाइप ऑफ सर्किट, वैल्यूज आप जो मर्जी वहां पे ले लीजिएगा, याद रह जाती है आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद रहती तो जो मर्जी वहां पे लीजिए, उसके बाद आपको बेसिकली ये सारी कैलकुलेशन करके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ करके दिखाना है। और अगर बाय द वे इस पर न्यूमेरिकली पुटअप हुआ तो सारे फॉर्मूले बिल्कुल अलग से रखिएगा, क्योंकि एज इट इज केवल आपको वैल्यू चेंज करनी है और उसके बाद आप उसको एज इट इज शो कर पाएंगे, राइट। सो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। जैसे हमने लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किया था, इन द सेम बेस हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, जहां पे हम लोगों ने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था जो इसमें रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मिलर्स थ्योरम, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर ऑन द सेम बेसिस हम लोग बात करने वाले हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, जिसमें फिर वही मिलर्स थ्योरम और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो हम पहले भी देख चुके हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी, और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की हमने बासिंग भी देखी है। तो सभी लेक्चर्स एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड हैं। हर लेक्चर में कहीं ना कहीं अगर मैं कॉमन सोर्स की बात करूं तो कॉमन सोर्स के बारे में जो भी आपने पढ़ा है वो इसमें यूटिलाइज हो जाता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। सो रिस्पॉन्स स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली वी विल लुक मिलर्स थ्योरम। क्या थी मिलर्स थ्योरम, कि अगर हमारे गेट और ड्रेन, अब अगर ये गेट टर्मिनल है और ये गेट ड्रेन टर्मिनल है, तो गेट और ड्रेन के बीच में अगर कोई कैपेसिटेंस है तो दैट विल बी कंसीडर एज दिस बाय इक्विवेलेंट सर्किट। एक इनपुट साइड पे एक कैपेसिटर आ जाता है और एक आउटपुट साइड पे मिलर कैपेसिटर पहुंच जाता है, दैट इज CF AV+1 डिवाइड बाय AV, और इनपुट साइड पे CF AV+1। तो सेम चीज यहां पे यूज होने वाली रिस्पॉन्स के अंदर, इसलिए मैंने मिलर्स थ्योरम को यहां पे भी आपको एक रिवाइज कराया है। आफ्टर दैट
अब मेन जो टॉपिक है वो है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सीएस एम्पलीफायर। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए सेम चीज, सीएस एम्पलीफायर यहाँ पे अवेलेबल है। ये सर्किट हम बहुत बार अब देख चुके हैं, तो आई थिंक अब आप देखते ही पहचान जाएंगे कि दैट इज राइट नाउ इट इज सीएस एम्पलीफायर। यहाँ पे गेट टर्मिनल है, दिस इज योर गेट रजिस्टर, दिस इज एफईटी, दिस इज योर ड्रेन रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस लगी है C1 C2, कपलिंग कैपेसिटेंस, इनपुट सप्लाई है, RS है, सप्लाई वोल्टेज, एंड दिस इज लोड रजिस्टर RL। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी सीखा है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन एमिट एम्पलीफायर, कि हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग मिलर्स थ्योरम। तो अगर मैं यहाँ मिलर्स थ्योरम का यूज करूंगा तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। दिस इज इनपुट एज इट इज, RS एज इट इज, RG एज इट इज, देन गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा दिस इज CGS, एंड आउटपुट यानी कि इस ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो कैपेसिटेंस है इसका इक्विवेलेंट क्या काउंट करेंगे मिलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज C इन मिलर एंड C आउट मिलर, और आउटपुट साइड पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज R नॉट, दैट इज इक्वल टू RD पैरेलल विद RL। तो अगर हम C इन मिलर की बात करें तो एज पर मिलर थ्योरम दिस C इन मिलर इज इक्वल टू CGD into AV plus 1. What is CGD? The capacitance between gate and drain terminal. And what is C out Miller? That is CGD AV plus 1 divided by AV. अब यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है CGS, मे बी क्वेश्चन में आपको CGS डायरेक्ट गिवन हो और मे बी आपको क्वेश्चन में कुछ अदर कैपेसिटेंस गिवन हो लाइक CRSS इंटरनल कैपेसिटेंस और CISS माइनस CRSS। सो अगर इस टाइप के दो कैपेसिटेंस गिवन हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैंने आगे क्वेश्चन में यूज भी किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेटेड व्हाट इज CGD। CGD इज बेसिकली दिस CRR रेजिस्टेंस, CRSS रेजिस्टेंस, एंड CGS इज CISS माइनस CRSS। तो अगर आपको ये दो रेजिस्टेंस डायरेक्टली गिवन नहीं है, इन दिस फॉर्म गिवन है, तो आपको ये दो फॉर्मूले यूज करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हम पहले भी क्रैक कर चुके हैं, दैट इज माइनस GM RD पैरेलल विद RL। तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये मैंने वहीं से पिकअप किया है वोल्टेज गेन फॉर्मूला। सो व्हाट वी नीड टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? वी नीड कैलकुलेशंस, वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जैसे कि मैंने हर बार इस टॉपिक में बोला है रिस्पांस के टॉपिक में कि यहाँ पे आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए आए, न्यूमेरिकली आए, सो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, बहुत इजी हो जाता है आगे कैलकुलेशन करना। तो इन द सेम वे आई एम लेटिंग दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेट RD इज इक्वल टू दिस, RL इज इक्वल टू दिस, दिस इज गेट रेजिस्टेंस, VGS वैल्यू, IGS वैल्यू, GM वैल्यू, RS वैल्यू। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन CRSS एंड CISS, तो इन्हीं की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे अगर CISS और CRSS गिवन है तो आपको CGS और CDG कैसे कैलकुलेट करना है। सो CDG इज इक्वल टू व्हाट? CGD is equal to CRSS and CGS is basically what? CGS is basically CISS minus CRSS। तो यहाँ पे CISS given है 6 minus 2 आप करेंगे, that becomes 4 picofarad। तो ये यहाँ पे CGS कैलकुलेटेड है, this is 4 picofarad। अब एक बार आपने दोनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, देन उसके बाद मुझे जरूरत है गेन की। तो दिस इज द गेन कैलकुलेशन, माइनस GM RD पैरेलल RL, ऑल वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज 6 मिली साइमन GM माइनस 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। देन उसके बाद RD पैरेलल RL है, इसको सॉल्व कर लिया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन AV। उसी के बेस पे आपने C इन मिलर और C आउट मिलर को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को कंपेयर करूं तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर ये कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं कि मिलर सर्किट के अकॉर्डिंग इनपुट साइड पे क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनने वाला है, आउटपुट साइड पे क्या बनने वाला है, ये चीज हमारी केवल हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आती है। अब एक बार जब आप ये कैलकुलेट कर जाएंगे, आफ्टर दैट हमारे पास वही सेम एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इनपुट साइड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? 1/2 pi RC, एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट R ओवर हियर? इफ रिमेंबर इक्विवेलेंट R इज RS पैरेलल विद RG। बट अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो RG मोस्ट ऑफ द टाइम मेगा ओम में गिवन होता है, इट इज टू मच हाई, सो यहाँ पे डायरेक्टली RS को यूज किया गया है इन केस ऑफ 1/2 pi R की जगह RS। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट C? C इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, तो CGS प्लस C इन। तो CGS की वैल्यू मेरे पास है, C इन की वैल्यू मेरे पास है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। सिमिलरली अगर मैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो आउटपुट सर्किट में क्या होता है? दैट इज सिंपली 1/2 pi RC। आउटपुट साइड पे C कौन है? दैट इज C आउट मिलर, और आउटपुट साइड का R कौन है? दिस इज RD पैरेलल विद RL।
राइट। सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे 1/2 पाई आर सी, यानी आर की जगह आर डी पैरेलल आर एल, सी की जगह सी आउट मिलर, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। एंड वंस यू कैलकुलेटेड बोथ द फ्रीक्वेंसी, एक है हमारे पास 53 मेगाहर्ट्ज, एक हमारे पास है ये 36.74 मेगाहर्ट्ज। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, सो फर्स्टली 36.74 मेगाहर्ट्ज हायर कट ऑफ, आउटपुट कट ऑफ, देन उसके बाद -20 dB स्लोप, -20 dB के बाद आफ्टर 53 यू विल गेट -40 dB स्लोप। तो आई थिंक अगर आपने चारों फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, चाहे लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें या हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर बन गई होगी कि बेसिकली रिस्पॉन्स में हमें करना क्या है। सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज, इसमें हमने जो कवर किया है सिंगल स्टेज कवर अप हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जहां पे आपकी मल्टी स्टेज है, मतलब दो एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन एक साथ लगी होती हैं। फर्स्ट स्टेज वन कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड स्टेज अनदर कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें भी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज योर कास्केड एम्पलीफायर जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑन कास्केड एम्पलीफायर। थैंक यू। कवर कर चुके हैं व्हाट इज द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, राइट। हमने वहां पे सिंगल स्टेज कवर किया। सिंगल स्टेज क्यों कह रहा हूं, बिकॉज वहां पे हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का अलग से रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया है, कॉमन सोर्स अलग से कैलकुलेट किया है। तो दीज आर द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें केवल एक ही स्टेज है, आप कह सकते हैं एक ही टाइप ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर इज इन सिंगल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यानी कि दिस इज मल्टी स्टेज मींस एक से ज्यादा स्टेजेस जब आप कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर एज पर योर सिलेबस जो टॉपिक मेंशन है वी विल कवर दैट इज कैस्केड एम्पलीफायर। So let's start cascade amplifier, that is frequency response of multi-stage amplifier. So cascade amplifier. So what is cascade amplifier? Cascade amplifier is nothing but common emitter and common base configuration का combination है। अब तक हमने अलग अलग single stage amplifier देखा है, but now we are combining these two amplifiers, so we got a particular amplifier that is called cascade amplifier, और ये हमें multi stage amplifier के अंदर पढ़ना है, राइट। सो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर एक ही चीज हो गई। अब इसमें अगर हम देखें तो कॉमन एमिटर कॉमन बेस है, तो दिस ट्रांजिस्टर एक्ट एज योर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस T2 ट्रांजिस्टर एक्ट एज योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देख पा रहे हो तो वोल्टेज डिवाइडर बासिंग का यूज किया हुआ है। फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन दिस इज द डिवाइडर बासिंग एंड फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन दिस इज द बासिंग R3 R4 के रिस्पेक्ट पे। बाकी आपका इनपुट सप्लाई कनेक्टेड है विद रिस्पेक्ट टू दिस C1 कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, और आउटपुट इज टेकन अक्रॉस दिस ट्रांजिस्टर T1। सो यहाँ जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, एनालिसिस कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। एनालिसिस करने के लिए जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ दैट इज अवर एच पैरामीटर्स। सो इफ यू रिमेंबर द एच पैरामीटर लेक्चर जहां हमने एच पैरामीटर के कुछ फॉर्मुलेज ड्राइव किए थे, उन्हीं फॉर्मुलों को कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा जाता है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और उसी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की मैंने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बात की थी, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बात की थी। तो वो मैंने वहां पे भी आपको बोला था कि आगे के लेक्चर्स में आपको ये इक्विवेलेंट एच पैरामीटर्स या सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर्स आप लोगों को शो कर दूंगा। सो हियर इज द टेबल ऑफ योर सिंप्लीफाइड हाइब्रिड एक्सप्रेशन। जो ये टेबल बनाई गई है हाइब्रिड एक्सप्रेशन जो हमने कैलकुलेट किए थे, एच पैरामीटर जो कैलकुलेट किए थे उसी बेसिस पे है, बस यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। व्हाट इज दैट? HOERL लेस देन 0.1, यानी कि HOERL को नेग्लेक्ट कर दिया, देन दीज आर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो आपको इस एनालिसिस को करने के लिए याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो फॉर्मूला है यही मैं यूज करने वाला हूं फॉर द कैलकुलेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास टेबल है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बिफोर प्रोसीडिंग द लेक्चर, सो दैट आगे आपको बार बार इस टेबल को प्रीवियस में ना देखना पड़े व्हाट इज द फॉर्मूला। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक कॉमन बेस स्टेज है और एक स्टेज हमारे पास कॉमन एमिटर है, सो वी विल यूज दीज टू स्टेजेस फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली आंसर है कॉमन बेस एम्पलीफायर की। अब अगर इस सर्किट में आप देखेंगे तो बेसिकली कॉमन बेस एम्पलीफायर इज द सेकंड स्टेज एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो जब हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो व्हाट इज द लोड फॉर दिस सेकंड स्टेज? लोड इज RL। और जब फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे व्हाट इज द लोड ऑफ द फर्स्ट स्टेज? लोड ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज द इनपुट इंपेडेंस ऑफ दिस सेकंड स्टेज, यानी जब मैं यहाँ पे RI2 कैलकुलेट करूंगा तो वही RI2 इस फर्स्ट स्टेज के लिए लोड का काम करेगा,
राइट तो इसलिए यहाँ पे पहले सेकंड स्टेज कैलकुलेशन की गई है. सो व्हाट इज द सेकंड स्टेज कैलकुलेशन? फॉर कैलकुलेशन यहाँ मैंने वैल्यूज लेट कर ली हैं. लेट सपोज RS की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है, R4 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द लोड रेजिस्टर वैल्यू, व्हाट इज HIE एंड व्हाट इज HFE, दैट इज नथिंग बट बीटा. राइट नाउ सबसे पहले वही 3 पैरामीटर्स हैं. व्हाट इज द करंट गेन? तो अगर आप फॉर्मूले वाली टेबल में देखेंगे तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग हैं. एंड व्हाट इज द करंट गेन वैल्यू? दिस इज HFE डिवाइड बाय 1 प्लस HFE. तो सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है मैंने इस स्टेज को क्योंकि सेकंड स्टेज बोला है, दैट्स व्हाई AI2 राइट. AI इज फॉर करंट गेन एंड 2 सफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड स्टेज. तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया, उस फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी है एंड कैलकुलेट द रिजल्ट. Then similarly we can calculate input resistance. So input resistance is RI2. Same formula वहीं से calculate हुआ है HIE divide by 1 plus HFE. Same formula HIE divide by 1 plus HFE फॉर्मूले का यूज करते हुए वैल्यू पुट कीजिए, get the result of RI2. Then वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है करंट गेन मल्टीप्लाई बाय लोड रेजिस्टर डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस. यही फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे भी ड्राइव किया था, वही सेम रिलेशनशिप है. तो AI2 हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. व्हाट इज द RI2? ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. पुट दीज वैल्यू RL2. नाउ व्हाट फॉर सेकंड स्टेज? व्हाट इज द RL? व्हाट इज द लोड रेजिस्टर? फॉर सेकंड स्टेज द लोड रेजिस्टर इज दिस RL. तो यही RL जो हमने 3K माना है, दिस इज द लोड रेजिस्टर ऑफ दिस वोल्टेज गेन फॉर द सेकंड स्टेज. राइट नाउ इन द सेम बेसिस अब हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट स्टेज को. बट फर्स्ट स्टेज इज व्हाट? फर्स्ट स्टेज इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. तो मैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वाले फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं. फॉर करंट गेन दिस सेज इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस HFE. सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट गेन दैट इज नाउ AI1 बिकॉज AI इज द करंट गेन, 1 इज द सिंप्लीफाइड फर्स्ट स्टेज एंड AI1 इज द माइनस HFE. तो AI1 की वैल्यू हो गई. सिमिलरली व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस? सो फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू HIE. तो दिस इज द वैल्यू HIE इज इक्विवेलेंट टू RI1. एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज वोल्टेज गेन? तो वोल्टेज गेन के लिए होता है लोड रेजिस्टर रिक्वायरमेंट. और व्हाट इज द लोड बिकम फॉर फर्स्ट स्टेज? फॉर फर्स्ट स्टेज द लोड इज दिस सेकंड स्टेज इनपुट रेजिस्टेंस. तो अगर आपने जो यहाँ पे RI2 कैलकुलेट किया था सेकंड स्टेज के लिए, दिस इज 21.56. यही सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे यूज होने वाली है टू कैलकुलेट द वोल्टेज गेन ऑफ द फर्स्ट स्टेज. राइट सो पहले सेकंड स्टेज एनालिसिस कीजिए, फर्स्ट स्टेज एनालिसिस कीजिए. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है. अब क्या होगा? अब मुझे एज अ होल, एज अ कंबाइंड कंप्लीट वोल्टेज गेन, कंप्लीट मतलब ओवरऑल करंट गेन कितना आएगा वो सब दिखाना है. सो व्हाट इज द ओवरऑल एनालिसिस? तो ओवरऑल एनालिसिस में ओवरऑल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? दिस इज सिंपली मल्टीप्लाई बाय द 2 स्टेजेस. पहली स्टेज का गेन मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्टेज गेन. ऑलरेडी दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, गेट द रिजल्ट. देन व्हाट इज द ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस? तो अगर आप ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस को देखें तो अगर मैं इस पूरे इनपुट रेजिस्टेंस साइड पे देखता हूं तो व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस? हमने इस ट्रांजिस्टर यानी इस फर्स्ट स्टेज का ओवरऑल इंपेडेंस काउंट किया, दिस इज RI1. राइट तो अगर इस RI1 में हम इस R3 और R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखेंगे सो मुझे मिलेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी RI1 पैरेलल विद R3 विद R4. दैट इज द ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस complete configuration. And what is the overall voltage gain? Now if you remember the basic lecture जो हमने देखे थे, overall voltage gain कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे अगर सोर्स है और यहाँ पे अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, दिस इज RI1. सो व्हाट इज द वोल्टेज गेन, वोल्टेज अक्रॉस दिस RI1? RI1 के वोल्टेज अक्रॉस कितनी होगी? RI1 के वोल्टेज अक्रॉस होगी RI यानी कि सेम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस RS प्लस RI इनटू दिस कंप्लीट सोर्स. तो ये आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बनता है कि वोल्टेज गेन जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इफ विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू सोर्स है. राइट देन सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द ओवरऑल करंट गेन. सो व्हाट इज द ओवरऑल करंट गेन इंक्लूडिंग द करंट मतलब इंक्लूडिंग द इनपुट सोर्स साइड. सो ओवरऑल करंट गेन इज मल्टीप्लाइड विद AI1 इनटू AI2 जैसे हमने ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड आउट किया था पहले. देन उसके बाद अगर आप इस सर्किट के अंदर देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे एक इक्विवेलेंट काउंट हो रहा है, दिस इज RI1. सो अगर यहाँ से करंट डिवीजन रूल आप फॉर्म करें, RI1 के अक्रॉस वैल्यू कितनी होगी? तो RI1 के अक्रॉस वैल्यू कितनी होगी? अपोजिट कौन होगा? R3 पैरेलल विद R4, that is the opposite. And what is the total? R3 parallel R4 plus RI1. तो यहां से आपका एक करंट निकलेगा जो कि आपका मल्टीप्लाई हो रहा है AI1 into AI2 बेसिक ओवरऑल करंट गेन विद सोर्स. तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है टू कैलकुलेट द ओवरऑल करंट गेन.
देन लास्ट वन इज द ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस। तो अगर आउटपुट रेजिस्टेंस को देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू RL। तो RL हमारे क्वेश्चन में हमने माना था दैट इज 3K। सो दिस इज द वैल्यू, आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज 3 किलो ओम। तो अगर आपको एक टॉपिक आता है एक्सप्लेन द कास्केड एम्पलीफायर या एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, उस केस में आप यहाँ पे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, बट मैं यहाँ पे फिर कहूंगा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है जहां से हमने स्टार्ट किया था, अगर मैं बात करूं बीजेटी बासिंग से लेके बीजेटी बासिंग, देन बीजेटी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जो हमने स्टार्ट की थी, एम्पलीफिकेशन को हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया था, मींस इन शॉर्ट डीसी एनालिसिस प्लस एसी एनालिसिस। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन सभी लेक्चर्स को समझने के लिए। तो इसीलिए मैंने, अगर आपने अब तक देखा हो, मैंने हर एक लेक्चर्स को इस तरह से कन्वर्ट किया लाइक ABCD। सो आई कवर्ड वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट्स। वो सारे के सारे लेक्चर एक ही चीज से रिलेट करते हुए आ रहे हैं। सो आई होप इतना सब पढ़ने के बाद आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट हो गई होगी कि अगर इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस तरह से टैम करने हैं, राइट। इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। इस लेक्चर के साथ साथ आपका ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो, चाहे वो BJT, FET, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, ऑल ओवर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट पावर एम्पलीफायर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद पावर एम्पलीफायर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। New topic that is called power amplifier. Power amplifier क्या है? What are the different classifications of power amplifier? कितने कैटेगरी में होता है? Then उसके बाद जो हम यहाँ पे एक कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं, this is your class A amplifier, series fed class A amplifier। और इन एम्पलीफायर के अंदर जो हम पैरामीटर स्टडी करेंगे that is efficiency, what is input power, what is output power। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर एम्पलीफायर। सो पावर एम्पलीफायर, अभी तक हम लोगों ने देखा है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। दैट सिग्नल एम्पलीफायर द मेन फीचर्स आर एम्पलीफिकेशन, लीनियरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गेन। यहां पे केवल और केवल जो ध्यान दिया जाता है वो उसके गेन को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, इस चीज पे ध्यान दिया गया था। फर्दर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर डील्स विद स्मॉल वोल्टेजेस एंड स्मॉल करंट सिग्नल, व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास वोल्टेज और करंट सिग्नल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में हैं, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो उस केस में मैं वहां पे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकता। देन आई विल यूज पावर एम्पलीफायर, बिकॉज पावर एम्पलीफायर आर एबल टू हैंडल रिलेटिवली लार्ज वोल्टेज सिग्नल्स एंड करंट लेवल। सो अगर मैं बात करूं एम्पलीफायर के केस में, और आप कहेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो स्मॉल वोल्टेज को एक मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर रहा है, बट पावर एम्पलीफायर आर यूज्ड टू ड्राइव द हायर आउटपुट इन, मतलब अगर आउटपुट लोड पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हाई वोल्टेज हाई करंट चाहिए, उस केस में हम यूज करते हैं पावर एम्पलीफायर। सो इन पावर एम्पलीफायर जो मेन फैक्टर हमें यहाँ पे स्टडी करने होता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, बिकॉज यहाँ पावर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे सबसे मेन चीज एफिशिएंसी की बात करने वाले हैं। अदर फैक्टर्स मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी है या इंपीडेंस मैचिंग टू द आउटपुट डिवाइस है, ये भी हमारे पावर एम्पलीफायर के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं केवल कवर अप करने जा रहा हूँ आपके लिए एफिशिएंसी। सो हम पावर एम्पलीफायर को केवल पावर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पावर, आउटपुट पावर और एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट योर पावर एम्पलीफायर। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं पावर एम्पलीफायर क्लासिफिकेशंस, तो पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द क्लास, एंड क्लास इज व्हाट कि आउटपुट जो है, आउटपुट आपका जो एम्पलीफायर है उसमें आउटपुट साइकिल कितना कंडक्ट कर रही है, मतलब आउटपुट किस इनपुट साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं, कितनी इनपुट साइकिल के लिए आउटपुट कंडक्ट कर रहा है। सो अगर आपका आउटपुट फुल 360 साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड द क्लास ए एम्पलीफायर, जिसमें लिखा है द आउटपुट ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर कंडक्ट्स फॉर द फुल 360 डिग्री ऑफ द साइकिल। अब अगर मैं बात करूं 360 के लिए नहीं चल रहा है, वो केवल 180 डिग्री के लिए चल रहा है, यानी आउटपुट यू विल गेट आउटपुट ओनली फॉर द 180 डिग्री सप्लाई, 180 डिग्री स्विंग, देन यू विल कॉल्ड इट क्लास बी एम्पलीफायर। अगर हम बोले 180 और 360 के बीच में है, यानी जो हमारा स्विंग हो रहा है, द आउटपुट इज स्विंग बिटवीन, कंडक्ट बिटवीन 180 एंड 360, दैट इज कॉल्ड द क्लास ए बी। दिस एम्पलीफायर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द क्लास ए एंड क्लास बी, मतलब क्लास ए और क्लास बी दोनों को कंबाइन करके क्लास ए बी बना दिया। एंड व्हाट इज द फोर्थ वन? दैट इज कॉल्ड क्लास सी एम्पलीफायर, in which the output only conducts for less than 180 degree of the AC cycle. So
केवल आउटपुट किस बेस पे कंडक्ट कर रहा है, कितनी साइकिल पे कंडक्ट कर रहा है, उस बेस पे यहाँ पे एम्पलीफायर को क्लासिफाई किया गया है। ए है, बी है, ए बी है और सी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, दैट इज पावर एम्पलीफायर। हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे, हम केवल बात करेंगे क्लास ए इन डिटेल एंड क्लास बी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास ए एम्पलीफायर। सो दिस इज द क्लास ए पावर एम्पलीफायर, जिसे हमने सीरीज फेड बोला है बिकॉज इनपुट इज अप्लाइड इन द सीरीज। तो अगर आप इस नेटवर्क को देख पा रहे हो तो ये वही बेसिक अपना नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड फिक्स बास नेटवर्क। और अगर इस फिक्स बास नेटवर्क में मैं आपको बोलूं कि आपको इसकी डीसी एनालिसिस करनी है, सो आई थिंक अब तक तो आप लोगों को याद भी आ गया होगा कि हाँ, अगर मुझे इसकी डीसी एनालिसिस करनी है, आई वांट टू कैलकुलेट दिस आईबी एंड आईसी और समथिंग ऑपरेटिंग पॉइंट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट साइड पे केवल अप्लाई करता था। ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और ये वोल्टेज सोर्स भी आपकी जीरो हो जाएगी इन केस ऑफ डीसी एनालिसिस। तो जैसे ही हम इसमें इनपुट केवल अप्लाई करेंगे, आई गॉट द वैल्यू ऑफ आईबी, यस यू आर करेक्ट। आईबी वैल्यू क्या आ गई? आईबी वैल्यू आ जाएगी वीसीसी माइनस 0.7 डिवाइड बाय आरबी इफ आई अप्लाई द केवल ओवर हियर। और जब हम आउटपुट साइड केवल लगाएंगे, आईबी से हम आईसी कैलकुलेट कर लेंगे, देन फ्रॉम द आउटपुट साइड केवल वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसी इज इक्वल टू 0। तो वीसी की वैल्यू आती थी वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस यही सेम ट्रांजिस्टर का फर्क है कि यहाँ पे नॉर्मल ट्रांजिस्टर ना होके वी विल यूज अ पावर ट्रांजिस्टर, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो कोई नई चीज आप यहाँ नहीं देखेंगे। हम इस नाम चेंज हो गया, दैट्स कॉल्ड पावर एम्पलीफायर। हमारा एनालिसिस बदल गया कि हम यहाँ पे पावर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दिस इज माय डीसी एनालिसिस, जो कि बिल्कुल सेम है। अब डीसी एनालिसिस के बेस पे जो मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन दिखानी है, दिस इज फॉर इनपुट पावर, आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी। तो व्हाट इज इनपुट पावर? तो अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं तो इनपुट पावर इज कैलकुलेटेड बाय दिस डीसी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आईसीक्यू करंट। इसलिए यहाँ पे आपको डीसी एनालिसिस करने की जरूरत आई, क्योंकि जब आप इनपुट पावर कैलकुलेट करेंगे, आई रिक्वायर्ड दिस आईसीक्यू वैल्यू, यानी कि क्यूसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट पे व्हाट इज द आउटपुट करंट, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो मुझे गिवन होगी बट ये करंट मुझे गिवन नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई कैलकुलेटेड दिस इनपुट डीसी पावर, राइट। जब इनपुट पावर कैलकुलेट होगी, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द आउटपुट पावर? सो आउटपुट पावर कैलकुलेशन के यहाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। आइदर यू कैन यूज आरएमएस सिग्नल, यू कैन यूज पीक टू पीक सिग्नल, और वी कैन यूज ओनली पीक सिग्नल। तो अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूं तो आउटपुट पावर यहाँ पे एसी पावर है और इनपुट पावर आपकी डीसी पावर है। इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली दिस इज अ डीसी टू एसी कन्वर्टर एम्पलीफायर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इनपुट हमारे पास डीसी है, आउटपुट हमारे पास एसी है, एंड दिस एसी इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंट फॉर्मुलाज। आप कोई भी फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, जैसे पावर का फॉर्मुला होता है V इंटू आई, उसी सेम रिलेशन में व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज VC, व्हाट इज द आउटपुट करंट, दैट इज IC। बट ये RMS है, तो यहाँ पे RMS वैल्यू, और RMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में क्या रिलेशन है वो आई थिंक आप लोग पहले पढ़ा चुका हूं मैं, जो कि हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था कि हाफ IM और IRMS में क्या कैसे कैलकुलेशन होती है और किस तरह से रिलेशन आता है। तो ये वही चीज है RMS वोल्टेज और RMS करंट। अगर आप वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखते हैं तो आप पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी लिखते हैं, तो वहीं से आप इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं पावर की वैल्यू, दैट इज I स्क्वायर C इंटू RC। या हम वोल्टेज पावर का फॉर्मूला V और R की टर्म में भी लिखते हैं, तो वी कैन राइट ओवर V स्क्वायर R, तो उसी बेस पे यहाँ पे लिखा है VC स्क्वायर बाय RC। सो यू कैन यूज दीज फॉर्मुलाज और वी कैन यूज दिस डिफरेंट फॉर्मुलाज। ये पीक वैल्यू पे बेस्ड है, ऑन द सेम RMS की जगह आपने पीक वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो ये हो गया आपका VC IC डिवाइड बाय 2 या IC स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू RC। अब ये पीक वैल्यू में यानी मैक्सिमम वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया है, ये जो चीज हमने रिलेशन हाफ वेव फुल वेव में पढ़ा था, ये वही यहाँ पे है कि RMS और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। RMS वैल्यू इज IM बाय रूट 2 इफ यू रिमेंबर। अगर आपको नहीं याद है तो आप उस लेक्चर से कंफर्म कर सकते हैं, अपने पेजेस पीछे जाइए, आपको मिल जाएगा अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो, राइट। तो ये रिलेशन केवल याद रखने के लिए है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ड्राइव करने के लिए आएगा, ड्राइव द आउटपुट पावर ऑफ पावर एम्पलीफायर की, हाँ जी ये फॉर्मूला कहाँ से आया या कैसे कैलकुलेट किया, तो उसमें नहीं जाना है, केवल मुझे इन फॉर्मूलों का यूज करना है, राइट। सो इनपुट पावर कैसे कैलकुलेट होती है, बाय द फॉर्मूला VCC इंटू IC। आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट होती है, इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जब मुझे इनपुट पावर पता है, मुझे आउटपुट पावर पता है, देन इस फॉर्मूले का यूज करके वी कैन कैलकुलेट सिंपली एफिशिएंसी। तो ये तो हो गई इसके अंदर कि कौन कौन सी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकली। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। इस पे क्वेश्चन थ्योरेटिकली आया तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट पे गया तो लाइक दिस क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी चूज किया है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट द इनपुट पावर, आउटपुट पावर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट। डायरेक्टली बोला जा सकता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी। तो अगर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द इनपुट पावर एज वेल एज आउटपुट पावर फॉर दिस गिवन सर्किट।
और इसके साथ यहाँ पे गिवन है दैट रिजल्ट्स इन अ बेस करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर पीक, यानी पीक बेस करंट गिवन है IB, पीक वैल्यू आपको गिवन है कि बेस करंट पीक वैल्यू में कितना जनरेट हो रहा है. सो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? Input power. So what is the input power? Input power is calculated by DC analysis and the formula is input power is VCC into ICQ. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा what is the value of IC, और उसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा? उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा इनपुट साइड KVL, so that पहले मुझे IB मिल जाए और IB से बीटा IB के मल्टीप्लाई करके I will get this IC. राइट तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट साइड केवल अप्लाई करूं तो सिंपली 20 माइनस IB इंटू 1K माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0. सो आई थिंक यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB नाउ. 20 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 1K, दैट इज 19.3 डिवाइड बाय 1K, 19.3 मिली एम्प्स, 19.3 मिली एम्प्स. और 19.3 मिली एम्प्स को जब आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ IC, दैट इज 0.48 एम्पियर. सो IC मुझे मिल गया, और अगर IC मिल गया आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट माई इनपुट पावर, दैट BCC मल्टीप्लाई बाय IC. तो VCC क्वेश्चन में गिवन है 20, IC की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.48, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट. तो दिस इज इनपुट पावर. सेम आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट होगी? आउटपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है IB पीक वैल्यू, राइट? IB की पीक वैल्यू गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला सिलेक्ट किया है दिस इज योर IC स्क्वायर पीक टू पीक बाय 2RC, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक पीक वैल्यू गिवन है IB की, तो अगर मैं इसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा आई विल गेट दिस IC पीक वैल्यू, और IC पीक वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके RC आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 2 वी गेट द आउटपुट पावर. सो आउटपुट पावर को कैलकुलेट कर दीजिए. यहाँ पे IB की वैल्यू गिवन थी, IC कैलकुलेट किया एंड देन पुट द फॉर्मूला, यू विल गेट द आउटपुट पावर. और एक बार जब आपके पास इनपुट पावर आ गई, आउटपुट पावर आ गई, तो सिंपली वी कैन यूज द एफिशिएंसी फॉर्मूला, इनपुट पावर आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर. तो व्हाट इज द आउटपुट पावर? दैट इज 0.625 वॉट. व्हाट इज द इनपुट पावर? दैट इज 9.6 वॉट. तो 9.6 वॉट 0.625 वॉट मल्टीप्लाई बाय 100%, दिस इज 6.5% ओनली. तो क्लास A एम्पलीफायर देखिए कितना कम एफिशिएंसी है, दिस इज ओनली 6.5 एम्पलीफायर. इसी वजह से इसको डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है वो केवल 25% होती है. सो इनपुट को आउटपुट पावर, यानी अगर हम DC टू AC कन्वर्जन की बात करें तो ये केवल और मैक्सिमम केस में 25% कन्वर्जन करता है. तो इसलिए यही इसकी डिसएडवांटेज भी बोली जाती है. एडवांटेज के तौर पे तो है ही कि सिंपल है, लेकिन डिसएडवांटेज के तौर पे एफिशिएंसी बहुत कम है. इसी चीज के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एम्पलीफायर, दैट इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर कैटेगरी क्लास B एम्पलीफायर. सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे क्लास B एम्पलीफायर के ऊपर. सो स्टे ट्यून विद मी. थैंक यू. So in the previous lecture we talked about power amplifier. हम लोग ने स्टार्ट किया था पावर एम्पलीफायर. कितने टाइप का है पावर एम्पलीफायर? क्लास A, क्लास B, क्लास AB, क्लास C, बेस्ड ऑन कि वो आउटपुट कितनी साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है. दैट इज द मेन क्लासिफिकेशन जिसके बेस पे हमने क्लासेस में डिवाइड किया था पावर एम्पलीफायर को. आइदर इट इज क्लास A, क्लास B, क्लास AB और क्लास C. जिसके बाद हम लोगों ने बात की थी क्लास A एम्पलीफायर की, और इन एम्पलीफायर्स में जो मेन पैरामीटर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज इनपुट पावर, आउटपुट पावर, एंड इन दोनों के बेस पे हमने कैलकुलेट की थी एफिशिएंसी. नाउ इन द सिमिलर मैनर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास B एम्पलीफायर की. क्या है क्लास B एम्पलीफायर? अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द पैरामीटर दैट इज कॉल्ड इनपुट पावर, आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ योर क्लास B एम्पलीफायर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास B एम्पलीफायर. सो क्लास B पावर एम्पलीफायर. तो क्लास B पावर एम्पलीफायर में सबसे पहली चीज जो बोली जाती है दैट इज ट्रांजिस्टर इज बास्ड जस्ट ऑफ कंडीशन. मतलब ट्रांजिस्टर को इस तरह से पासिंग की गई, इस तरह से उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि ट्रांजिस्टर अपनी जस्ट ऑफ स्टेट में, जस्ट ऑफ. अगर उससे जरा सा भी हमने करंट बढ़ाया तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. एंड व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स देन इट्स ओनली कंडक्ट फॉर 1/2 ऑफ द AC साइकिल. क्लास B एम्पलीफायर में हमने पढ़ा था कि क्लास B एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर है, जो हमारा डिवाइस है, दैट विल ऑपरेट ओनली अपॉन द हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल, यानी कि 180 डिग्री के लिए वो आउटपुट कंडक्ट होता है.
तो अब अगर मैं चाहता हूं मुझे कंप्लीट कंडक्शन मिले, मतलब नेक्स्ट 180 हाफ को भी मेरा आउटपुट कंडक्ट करे, तो कैसे कर सकते हैं? देन वी हैव टू रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव टू यूज टू ट्रांजिस्टर, वन इज एनपीएन एंड वन इज पीएनपी, सो दैट हम दोनों का कॉम्बिनेशन लगाएं। क्यों? क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर हमें प्रोवाइड करेगा नेगेटिव हाफ ऑफ द एसी साइकिल, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल पे कौन काम करता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पॉजिटिव हाफ साइकिल पे कौन काम करेगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं, देन आई कैन गेट द कंप्लीट फुल आउटपुट, यानी कि 360 डिग्री साइकिल मुझे मिल सकती है इन केस ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर। और इसी ऑपरेशन की वजह से अगर हम बात करें क्लास बी पावर एम्पलीफायर में, हम क्या बोल रहे हैं कि वन हाफ ऑफ द सर्किट दैट इज कॉल्ड पीएनपी, जो कि आपके पॉजिटिव पार्ट को एम्पलीफाई कर रहा है, वन हाफ ऑफ द सर्किट दैट इज कॉल्ड एनपीएन, जो आपके नेगेटिव हाफ साइकिल को पुल कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल को बढ़ा रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पुश पुल एम्पलीफायर, क्योंकि एक जो पार्ट है वो हमारा, अगर मैं एक जो पार्ट है दिस इज पुशेस द सिग्नल हाई ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल एंड द अदर पार्ट पुल द सिग्नल लो ड्यूरिंग द अदर हाफ साइकिल। एक पार्ट हमारा सिग्नल हाई करता है, एक पार्ट हमारा सिग्नल लो करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पुश पुल एम्पलीफायर। तो अगर आपको कहीं 2 मार्क्स में या सेक्शन बी सेक्शन सी में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बन जाए व्हाट डू यू मीन बाय पुश पुल एम्पलीफायर या व्हाट इज क्लास बी एम्पलीफायर, तो इन शॉर्ट आप ये थ्योरी वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज योर पावर एम्पलीफायर क्लास बी टाइप, राइट। अब अगर मैं बात करूं पैरामीटर्स की इसके आगे, तो पैरामीटर्स में वही हमें स्टडी करना है व्हाट इज द इनपुट पावर। तो इनपुट पावर इज कैलकुलेटेड बाय वीसीसी इनटू आईडीसी एंड इन केस ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर मुझे यहाँ पे कोई डीसी एनालिसिस नहीं करनी है। यहाँ पे आईडीसी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है दिस इज 2 अपॉन पाई आई ऑफ पी, दैट इज पीक टू पीक आउटपुट करंट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इनपुट पावर कैलकुलेट करेंगे। देन व्हाट इज द आउटपुट पावर फॉर्मूला? सो ये हमारा आउटपुट पावर फॉर्मूला है दैट इज वीएल स्क्वायर, यानी कि लोड स्क्वायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय द लोड रजिस्टर। और अगर इसको हम पीक वैल्यू में देखते हैं तो दिस बिकम वीएल स्क्वायर पीक बाय 2RL। अब ये आरएमएस से पीक वैल्यू कैसे कन्वर्ट हुई है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है 180 360 साइकिल के लिए हो रहा है। तो 360 साइकिल का क्या मतलब होता है? दिस इज अ कंप्लीट फुल वेव। और अगर फुल वेव में आप रिलेशन ढूंढेंगे तो फुल वेव के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो डीसी करंट यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट होती है दिस इज 2Im अपॉन पाई, राइट। और ये जो 2Im है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, यही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं IP, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो उसी से हमने यहाँ पे भी रिलेशन निकाला है कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ द आरएमएस वोल्टेज इज VL, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज? दैट इज VL अपॉन 2, राइट, VL अपॉन √2। तो वो आप फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जाएंगे, यही सेम फॉर्मूले आपको वहां पे मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करें। तो ये फॉर्मूले कोई नए नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वहीं से इनका यूज किया जा रहा है। सो वंस यू गेट इनपुट पावर, वंस वी कैलकुलेट आउटपुट पावर, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? जी हाँ, द थर्ड थिंग इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो दिस इज माय आउटपुट पावर फॉर्मूला, दिस इज माय इनपुट पावर फॉर्मूला। और इस इनपुट पावर में ये आउटपुट करंट कैसे कैलकुलेट होगी? ये कैलकुलेट होगी बाय द फॉर्मूला लोड वोल्टेज डिवाइड बाय लोड रजिस्टर। तो अगर यही सेम वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये VL और RL आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाता है π/4 VL अपॉन VCC इंटू 100%। तो ये हमारा इन जनरल एफिशिएंसी फॉर्मूला है। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि मैंने बताया था क्लास ए एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 25% तक जाती है। सो क्लास बी एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करूं? सो क्लास बी एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी जाना है, सो इस लोड वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी इस सप्लाई वोल्टेज के इक्वल इन केस ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो अगर ये दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाएंगी तो व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी बिकम? दैट इज π/4। तो अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट करो तो दिस बिकम 78.5% इन केस ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर, बिकॉज यहाँ पे हमने लगाया पुश पुल एम्पलीफायर। तो अगर आपको याद हो ये नाम मैंने यहाँ पे दूसरी बार एम्फेसिस लेके बोला है पुश पुल एम्पलीफायर, बिकॉज यही सेम चीज हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम में सुनी थी, जहां पे हम लोग आउटपुट स्टेज की बात करते हैं कि देयर विल बी अ पुश पुल एम्पलीफायर जो कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ को एम्पलीफाई करता है। सो दैट इज योर क्लास बी पावर एम्पलीफायर, दैट इज पुश पुल एम्पलीफायर। सो थ्योरेटिकल वे सारे फॉर्मूले कवर कर लिए, अब एक सिंपल सा इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। For a class B amplifier providing a 20 volt peak signal to a 16 ohm load speaker and a power supply of VCC is equal to 30 volt. तो class B amplifier है, 20 volt peak signal है, यानी this is what? This is output VL to a 16 ohm load, यानी this is RL
and a power supply of VCC 30 volt. Determine input power, output power and efficiency. तो what is the input power formula? Input power के लिए क्या चाहिए? तो मुझे यहाँ पे क्या क्या गिवन है? मुझे यहाँ पे गिवन है VL गिवन है, मुझे यहाँ पे RL गिवन है. So I can simply calculate the value of IL of P, that is VL upon RL. 20 divided by 16, I got 1.25 ampere. And what is the formula for input power? Input power के लिए अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला होता है that is 2 upon pi ILP. तो ILP हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी पीक टू पीक लोड करंट हमारे पास है, 2 upon pi से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट DC वैल्यू ऑफ द करंट. और वंस वी गेट DC वैल्यू ऑफ द करंट, देन हमारी इनपुट पावर आ जाएगी VCC into IDC, दैट इज गिव्स माय इनपुट पावर. राइट. सो इनपुट पावर कैलकुलेशन के लिए IDC चाहिए, उसके लिए मैंने पहले ILP कैलकुलेट किया, देन आई कैन कैलकुलेट द इनपुट पावर. तो दिस इज इनपुट पावर. Now what is the output power value? Output power होता है VL square divided by 2RL. VL की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, RL की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. Put the value, get the result. Then after you can calculate the efficiency. Simply output power divided by input power. तो output power divided by input power, we get the value 52.3%. तो अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी बेस्ड हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं. तो यहाँ पे फॉर्मूले, अगर सब्जेक्ट की अब तक मैं बात करूं तो सब्जेक्ट में फॉर्मूलाज बहुत सारे बनने वाले हैं. तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं इन केस ऑफ रिस्पॉन्स, तो आप यहाँ पे हर एक टॉपिक के फॉर्मूले जो नोट करते जाइएगा, सो दैट एंड टाइम पे आपको रिवीजन करने में फॉर्मूले उतने ही आसान हो जाएंगे, आप उतनी तेजी से फॉर्मूले रिकॉल कर पाओगे. राइट. सो इस लेक्चर के साथ हमारा पावर एम्पलीफायर ओवर होता है, चाहे वो क्लास ए है, क्लास बी है. एंड देन यू कैन कैलकुलेट नाउ इजिली एफिशिएंसी, इनपुट पावर, आउटपुट पावर ऑफ योर पावर एम्पलीफायर्स. राइट. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फीडबैक एम्पलीफायर. फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टोपोलॉजीज, ये सब हमें आगे इस यूनिट में पढ़ना है रिगार्डिंग फीडबैक एम्पलीफायर. तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. पावर एम्पलीफायर, व्हाट इज पावर एम्पलीफायर, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पावर एम्पलीफायर, जहां पे हम लोगों ने क्लास ए एम्पलीफायर पढ़ा है एंड क्लास बी एम्पलीफायर. एंड द मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इन दोनों एम्पलीफायर में हमने स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, जिसके लिए इनपुट एंड आउटपुट पावर कैलकुलेट करके देन उसके बाद हम लोगों ने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी. राइट. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फीडबैक एम्पलीफायर. फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, व्हाट इज फीडबैक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फीडबैक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, गेन क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक. जो हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ द फीडबैक में, तो उसमें दो टाइप के फीडबैक हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द स्लाइड्स. राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फीडबैक एम्पलीफायर. सो व्हाट इज फीडबैक, फीडबैक क्या है. सबसे पहली चीज आती है व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक. तो व्हाट इज फीडबैक, अगर हम बोल रहे हैं कि हम अपने आउटपुट का कुछ पार्ट वापस इनपुट की तरफ दे रहे हैं, आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट के साथ अप्लाई कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड द फीडबैक. सो फीडबैक को कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी इज फेड बैक टू द इनपुट इज नोन एज फीडबैक. व्हाट इज फीडबैक. सो फीडबैक में आउटपुट से जब कुछ पार्ट इनपुट की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. अब यहां पे जब आउटपुट से आप कुछ लेके आएंगे इनपुट की तरफ, तो फीडबैक दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है. वन इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक एंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. नाउ व्हाट इज दिस पॉजिटिव फीडबैक. अगर हम कहते हैं जो हमने फीडबैक लिया, व्हेन द फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, दैट मींस फीडबैक सिग्नल एड्स अप विद द इनपुट सिग्नल, यानी इनपुट सिग्नल के साथ अगर एड ऑन हो रहा है तो दैट मींस मेरा इनपुट सिग्नल और बढ़ रहा है. इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, यानी फीडबैक इनपुट को बढ़ा रहा है. राइट. ओवरऑल इनपुट को. बट वहीं पे अगर हम बोले कि फीडबैक आपके इनपुट के साथ आउट ऑफ फेज लगाया जा रहा है, मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे लगाया जा रहा है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो फीडबैक नेगेटिव है, देन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक. तो नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाएगा, व्हेन द फीडबैक सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल, दैट इज फीडबैक सिग्नल अपोजेस द इनपुट सिग्नल, देन द फीडबैक इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. राइट. सो सिंपल सा है कि अगर आप आउटपुट से जो इनपुट की तरफ एक सिग्नल लेके आएंगे उसे हम फीडबैक बोल रहे हैं, और अगर वो फीडबैक इनपुट के साथ एड ऑन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव फीडबैक. अगर वो इनपुट के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक. और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये चीज, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, या व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स में इन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. नाउ अब इसी चीज को आगे देखना है कि नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है.
उस तरह से देखते हैं, राइट। तो अगर मैं एक एम्पलीफायर की बात करूं, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि देयर इज एन इनपुट वोल्टेज, देयर इज एन आउटपुट वोल्टेज और बीच में यहाँ पे आपका एम्पलीफायर नेटवर्क लगा है। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है, एफईटी लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने एम्पलीफायर को एक सिंपल ब्लॉक के रूप में मान लिया और उस ब्लॉक का गेन कितना कंसिडर कर लिया, द गेन इज कैपिटल ए। सो इस एम्पलीफायर के लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि अगर मैं आपके लोग बोलूं कि इसका ओपन लूप मतलब इसका लूप गेन क्या होगा, यानी गेन कितना होगा, तो व्हाट इज द गेन, व्हाट इज द वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली कि वी नॉट बाय वी आई जो होगा दैट इज इक्वल टू ए, जिसे हमने ए वी के तौर पे पढ़ा है, राइट। तो द गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज कॉल्ड ए। This is also known as open loop gain. Why it is called, I am calling open loop gain because यहाँ पे अभी तक कोई feedback connection नहीं है। This quantity, this circuit works as an open loop. यहाँ पे कोई feedback नहीं होता, इसका दूसरा नाम open loop भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई looping form नहीं करी गई है, राइट। बट वहीं पे अगर मैं बोलूँ नाउ आई एम अप्लाइंग द फीडबैक, तो फीडबैक क्या हुआ, आउटपुट का कुछ पोर्शन आपने निकाला और आउटपुट का पोर्शन निकालने के बाद इस इनपुट के साथ एड ऑन कर दिया, नाउ इट इज कॉल्ड द फीडबैक कनेक्शन। तो अगर फीडबैक हमें शो करना है तो लाइक दिस कि यहां से हमने आउटपुट का पार्ट लिया, दिस आउटपुट इज टेकन बैक कम्स फ्रॉम द फीडबैक नेटवर्क जिसका हमारा गेन कितना है बीटा, एंड दिस विल अप्लाइड इनटू योर विद योर इनपुट। सो अगर इस नेटवर्क में हम देखेंगे तो नाउ इट इज कॉल्ड फीडबैक, और ये फीडबैक कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज क्या था, वी नॉट। एज पर अवर डेफिनेशन हमने बोला था पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, दैट इज बीटा इंटू वी नॉट। सो बीटा इंटू वी नॉट इज माई व्हाट, इज माई फीडबैक गेन। अगर आपको कहीं पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक गेन, तो दिस बीटा वी नॉट इज कॉल्ड फीडबैक गेन। अब ये फीडबैक गेन इनपुट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, देन आई विल गेट दिस Vs, दैट इज द इनपुट वोल्टेज, और ये इनपुट वोल्टेज अल्टीमेटली एम्पलीफायर से पास ऑन होगी, तो एम्पलीफायर का गेन बेसिकली क्या हो जाएगा, इस केस में गेन बनेगा V नॉट बाय Vs, राइट, V नॉट बाय Vs, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कौन है एम्पलीफायर के लिए, Vs, जबकि वहीं पे ओपन लूप के केस में व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, दिस इज Vi। बट इन केस ऑफ क्लोज लूप, इन केस ऑफ दिस क्लोज लूप, यानी कि जब हमने फीडबैक अप्लाई कर दिया, नाउ इट इज कॉल्ड अ क्लोज लूप। जैसे यहाँ पे इसे ओपन लूप बोला था, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज लूप, राइट। सो क्लोज लूप के बाद हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा Vs। नाउ व्हाट इज द Vs वैल्यू, Vs की वैल्यू कैसे लिखूंगा, जी हाँ, Vs की वैल्यू मैं लिखूंगा Vs इज इक्वल टू व्हाट, Vi प्लस माइनस बीटा वी नॉट, राइट। अब अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है तो आई विल कंसिडर पॉजिटिव, अगर आपका फीडबैक नेगेटिव फॉर्म में है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ बीटा वी नॉट। बट मैं यहाँ दोनों ही समेशन साइन लेके चल रहा हूं ताकि मैं आपको दोनों ही केस का इफेक्ट दिखा सकूं। तो Vs इज इक्वल टू Vi प्लस माइनस बीटा वी नॉट, राइट। नाउ मुझे कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ V नॉट बाय Vs, एंड व्हाट इज V नॉट बाय Vs, V नॉट बाय Vs इज बेसिकली इक्वल टू दिस एम्पलीफायर गेन A। So what is the value of V naught becomes, V naught is equal to हो जाएगा A into Vs, और अगर Vs की वैल्यू आप इस इक्वेशन से पुट कर दें तो ये हो जाएगा A into Vi प्लस माइनस बीटा V naught, राइट। अब इसमें V naught वाला कंपोनेंट राइट हैंड साइड पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, तो मुझे V naught को एक तरफ लेके आना पड़ेगा। तो जब मैं V naught को एक साइड लेके आऊंगा और कॉमन करूंगा तो यहाँ पे 1। अब अगर ये सपोज पॉजिटिव बीटा नोट होता तो यहाँ आके कैसा हो जाएगा, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके कैसा हो जाता, प्लस, दैट A इंटू बीटा, राइट, क्योंकि V नॉट हमने ले लिया कॉमन। सो यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, A इंटू Vi। सो नाउ A इंटू नॉट Vi, दिस, या A इंटू Vi, सो दिस V नॉट बाय Vi इज इक्वल टू बेसिकली A डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस A बीटा, राइट। तो अगर आप आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट अब की बार देखेंगे तो आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट हमारा हो गया दैट इज A अपॉन 1 माइनस प्लस A बीटा। दिस इज द ओवरऑल वोल्टेज गेन जो इस क्लोज लूप केस में, यानी जब फीडबैक अप्लाई हो जाता है देन हमारा गेन V नॉट अपॉन Vi इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो अगर मैं कंपेयर करूं विद रिस्पेक्ट टू ओपन लूप गेन, तो अगर ओपन लूप गेन की बात करें तो ओपन लूप गेन होता है सिंपली A इज इक्वल टू V नॉट बाय Vi, मतलब V नॉट बाय Vi की वैल्यू क्या थी, दैट इज A, यानी कि ओपन लूप गेन केवल A है। बट वहीं पे क्लोज लूप गेन क्या हो गया, क्लोज लूप गेन इज A डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस A बीटा। अब माइनस किस केस के लिए आएगा, माइनस आएगा व्हेन यू विल यूज पॉजिटिव फीडबैक, राइट, क्योंकि जब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक था तो वो रिवर्स साइन हो जाता है, और जब यहाँ पे प्लस किसके लिए आ रहा है, प्लस आ रहा है जब वी आर यूजिंग नेगेटिव फीडबैक, राइट।
सो इस चीज को अगर हम देखें तो ये है ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ा हमारे पास? फीडबैक का इफेक्ट पड़ा कि जो हमारा गेन वैल्यू है, दैट गेन वैल्यू इज डिवाइडेड बाय अ फैक्टर 1 प्लस ए बीटा और 1 माइनस ए बीटा। दैट डिपेंड्स। अगर आप नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज a अपॉन 1 माइनस माइनस ऑफ ए बीटा, और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो a अपॉन 1 माइनस प्लस ऑफ ए बीटा। अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा, दिस विल बिकम 1 माइनस ऑफ ए बीटा एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ ए बीटा, राइट। तो दो टाइप के फीडबैक हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एम्पलीफायर गेन। आपने यहां पे ये समझा कि फीडबैक जब लगाते हैं तो एम्पलीफायर के गेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दिस इज रिड्यूस्ड either by a factor 1 plus a beta और 1 minus a beta। अब डिपेंड करेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 plus a beta तो जाहिर सी बात है नीचे वाली टर्म ज्यादा हो गई, योर गेन विल रिड्यूस। और अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देखेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक क्या कर रहा है, आंसर आ रहा है 1 माइनस ए बीटा, यानी कि ये वैल्यू कम हो रही है, राइट, डिनोमिनेटर पार्ट, तो हमारी ये गेन इंक्रीज कर जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक हमारे गेन को इंक्रीज करता है, व्हाइल नेगेटिव फीडबैक हमारे गेन को डिक्रीज करता है। और अगर पॉजिटिव हमारे गेन को इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज का मतलब वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबल नहीं देगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक? अगर आपको लिखने को आ जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक के फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द एम्पलीफायर गेन। जो कि मैं अभी बोल रहा था वही इस फॉर्मूले से भी क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लाइन आपको मेंशन की है ताकि अगर ये क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, सो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट रिड्यूसेस द एम्पलीफायर गेन। दस इट इज ऑल्सो नोन एज अनदर नेम दैट इज कॉल्ड डीजेनरेटिव फीडबैक। अगर आपको कहीं मेंशन आ जाए व्हाट इज डीजेनरेटिव, तो दिस नेगेटिव फीडबैक इज ऑल्सो कॉल्ड डीजेनरेटिव बिकॉज इट रिड्यूसेस योर गेन। और वहीं पे अपोजिट होगा पॉजिटिव फीडबैक। अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं तो पॉजिटिव फीडबैक कहेगा इंक्रीजेस द एम्पलीफायर गेन, हेंस इट इज कॉल्ड रीजनरेटिव फीडबैक। दिस इज आल्सो नोन एज रीजनरेटिव। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, ये बहुत बार बन जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज या डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सो आई हैव मेंशन सम प्रॉपर्टीज जो कि आप एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन वहां पे आ जाए लिखने के लिए। व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? सबसे पहली अभी हमने पढ़ी है, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर बिकम्स स्टेबल, डिक्रीज करता है ना, तो दैट मींस बिकम स्टेबल बाय यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का यूज करके हमारे डिस्टॉर्शन और नॉइस ये भी जो होते हैं ये भी इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाते हैं, 1 प्लस ए बीटा। इनपुट इंपेडेंस इंक्रीज करता है, आउटपुट इंपेडेंस रिड्यूस करता है बाय दिस फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। अगेन हमारे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो बैंडविड्थ है, दैट इज ऑल्सो इंप्रूव इफ वी यूज द नेगेटिव फीडबैक इन आवर एम्पलीफायर। सो ये नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं। गेन को डिक्रीज करता है, गेन को स्टेबल करता है, डिस्टॉर्शन को कम करता है, इनपुट इंपेडेंस को बढ़ाता है, आउटपुट इंपेडेंस को कम करता है, बैंडविड्थ को इंप्रूव करता है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस और प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, राइट। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। What is feedback? What are the types of feedback? What is the effect of feedback on amplifier gain? What are the different properties of negative feedback? ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। Now in the next lecture हम feedback amplifier जो हमने स्टार्ट किया है, ये डिफरेंट, अब जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक इनपुट्स पे अप्लाई करने के और आउटपुट से लेने के, दे आर 4 पॉसिबल पॉसिबिलिटीज। तो हम उन 4 पॉसिबल टोपोलॉजीज को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से हम आउटपुट से इनपुट की तरफ फीडबैक को अप्लाई करते हैं। आइदर पैरेलल में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, तो उसी बेसिस पे हमारा फीडबैक जो है वो क्लासिफाई हो जाता है, मतलब एक तरह से एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जाती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे फीडबैक टोपोलॉजीज की। थैंक यू।